नमस्कार, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल PK7B में। आशा करते हैं आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NCERT हिंदी क्लास 5 रिमझिम बुक का चैप्टर 4 नन्हा फनकार का सारांश को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर ज़रूर देख ले। नन्हा फनकार, वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ी उठाकर अपने काम में जुट गया। यानी वो जो छोटा सा बालक था वो एक लाल बड़ा सा चौकोर पत्थर था, उसके पास में बैठ जाता है और वह जल्दी जल्दी अपने आंखें बंद करके कुछ मन मन में बुदबुदाता है और हथौड़ी और छेनी लेकर वो भगवान को अपना याद करके हथौड़ी और छेनी लेकर अपने काम में लग जाता है। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। इस पत्थर पर घंटिया का जो चित्र होता है वो बनाने, कड़ी का चित्र बनाने शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। एक अधबनी अधूरी घंटी पर जो घंटी उसने पहले कभी बनाकर छोड़ दिया था वो अधूरा था, उस पर हथौड़ी का जो नोक होता है वो नोक को रखता है और फिर से उसको पूरा करने में जुट जाता है। नक्काशी का अर्थ होता है किसी चीज़ को पत्थर पर किसी चित्र को बनाना, ठीक है, उसको हम लोग नक्काशी कहते हैं। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचे तिरछा जाती। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचे छितरा जाती। वह आंखें सिकोड़ लेता था। जैसे ही छेनी पर हथौड़ा मारा जाता था तो पत्थर पर से कुछ छोटे छोटे जो टुकड़े होते हुए इधर उधर छिटकते थे उसके आंखों के तरफ, जिससे वो अपने आंखों को क्या करता था, छोटा कर लेता था, सिकोड़ लेता था। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत राश अपने अपने काम में डूबे हुए थे और वह साथ साथ काम करने के साथ साथ कुछ गाना गाने भी लगता है। और उसके अगल बगल में भी बहुत सारे उसके तरह उससे बड़े बड़े लोग अपने अपने काम में उसी के तरह अपने अपने काम में लगे हुए थे। केशव 10 साल का था, वह अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बारीक जालिया, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। केशव को ऐसा लगता था कि वह भी एक दिन आएगा जिस दिन वह बहुत सारे काम को कर सकेगा और वो भी अपने पापा की तरह काम कर पाएगा और अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना पाएगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। ये बादशाह अकबर उस वक्त आगरा का किला बनवा रहे थे। केशव के पिता को यही काम मिल गया और केशव का जन्म भी यहीं हुआ, आगरे में हुआ था और उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने को तो कभी मौका ही नहीं मिला। वह गुजरात जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था और आगरा ही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ी की ठक ठक खड़खड़ के केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। क्या होता है कि वह चारों ओर ठक ठक आवाज़ हो रहा और वह केशव अपने काम में इतना तरह से मग्न हो गया था, अपने काम में पूरी तरह से डूब गया था, जिससे उसको किसी के आने की पैरों की आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ती है। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। अब जैसे ही उसके कानों में ये आवाज़ अचानक से पड़ता है तो वो चौंक जाता है, अरे ये आवाज़ कहाँ से आई है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कोई आ रहा है। किसी का पैरों की आने की आवाज़ उसको सुनाई ही नहीं दिया। और एक व्यक्ति को देखता है कि आकर कहते कि माशाअल्लाह, ये तुमने क्या घंटियाँ यही तुमने खुद बनाया है। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई है। क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? देखते नहीं मैं पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया, बहुत टाइट होकर जवाब दिया कि आप देखते नहीं मैं बना रहा हूँ, मेरे हाथ में छेनी हथौड़े। खबर देखो वो आदमी क्या जवाब देता है, दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझोला था। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था।
उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला, उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव उसका कोई जवाब देता, उसने किसी और वह आदमी केशव को ऐसा लग रहा था, मतलब उसका जो ड्रेस था वो किसी राजा महाराजा के जैसे ही उसका कपड़ा को देखकर लग रहा था कि कहीं ये कोई राजा महाराजा तो नहीं, क्योंकि केशव मतलब आगरा के जो बादशाह थे राजा अकबर, उनको कभी देखा ना था, ना कभी मतलब जानता था उनको, क्योंकि वो बहुत छोटा था और दरबार में उसे जाने का मतलब मौका ही नहीं मिलता। किसी के तेज़ी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़ खड़े हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने, झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी। वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं यह बादशाह अकबर तो नहीं है। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। अब जैसे ही मतलब केशव को पता चलता कि अरे ये तो कहीं बादशाह अकबर नहीं, जैसे मतलब उन पहरेदार जैसे ही आकर बोलते कि हुजूर आलम के सामने तुमने खड़ा होने की जरूरत कैसे की, तो उसी लिए मतलब उनको केशव को समझ में आ गया कि ये कहीं मतलब बादशाह अकबर है। और उसने झुककर सलाम किया और उसके हाथों से जो छेनी हथौड़ी पकड़ा था वो भी छूट जाता है। लेकिन बादशाह अकबर को क्या होता है कि जो ये इस तरह से जो पहरेदार था, इस तरह से अपना वफादारी दिखाने के लिए मतलब बीच में दखल अंदाजी करना उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने पहरेदार को कहा कि तुम चले जाओ, हम लोगों को अकेला यहाँ पर छोड़ दो। देखिए पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में पड़ गया था। मतलब असमंजस का मतलब रहा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या कहे, कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़े रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर वह डरा हुआ नहीं, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जैसे ही पहरेदार वहाँ से चला गया, वैसे ही मतलब केशव असमंजस में पड़ गया कि वो क्या करे। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अकबर का मतलब बादशाह अकबर का अगले कोई आदेश का इंतजार करे या अपने काम में फिर से लग जाए। अब देखिए बादशाह अकबर उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा। केशव जवाब देता है कि उसके नपातुला जवाब दिया, मतलब उसने केशव नपातुला जवाब दिया, मतलब केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे। मतलब बादशाह अकबर कहते कि क्या तुम मुझे भी नक्काशी करना सिखाओगे। उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उनका छेनी हथौड़ी उठाकर उल्टे पांव लौट आया। जैसे ही मतलब उनका छेनी हथौड़ी का इंतजाम करने के लिए बादशाह अकबर कहते तो अपने पिता का छेनी हथौड़ी लेकर आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर क्या आप यह सब करेंगे? तो हुजूर मतलब बादशाह अकबर बोलते, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। अब देखिए केशव क्या बोलता है, नहीं, मेरा मतलब कि यह नहीं था। केशव शक पका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अब देखिए अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम मुझसे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में ही था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी हथौड़ी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उन्हें सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अरे नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखे, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली आएगी। अकबर मुस्कुरा गए, जी हुजूर। अकबर मुस्कुरा कर कहे, जी हुजूर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जो केशव था वो अपने पिता से जैसे ही काम सीखा था, मतलब जिस तरह से करना, उसी तरह से मतलब बादशाह अकबर को भी बता रहा था करने के लिए। और सबसे पहले उसने क्या किया, बादशाह अकबर को छेनी हथौड़ी पकड़ना सिखाता है
उसके बाद पत्थर जो था उस पर कोयले से लकीर डिज़ाइन बना लेता है, मतलब हमको किस डिज़ाइन से कैसे मतलब इसका नक्काशी करना है। उसके बाद उसको मतलब हथौड़े मारना सिखाता है और ये भी कहता है कि ज़ोर से मारेंगे तो क्या होगा, मतलब जो दाग है वो गहरा हो जाएगा। और अपने आँखों को थोड़ा सा मीच के रखना है, जिससे जो मतलब पत्थर के छोटे छोटे कण है वो आँखों में आकर ना पड़े। अब देखिए जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वो लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी सा वैक्स पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था और बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरें उकेर रहा है। बादशाह से जरा भी चूक हो जाने पर फौरन त्योरियाँ चढ़ जाती, मतलब जैसे ही गलती हो जाता था वैसे ही केशव मतलब जैसे डांट के बोलने लगता था, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो ऐसे करो। अब देखिए काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता और नाक वह उत्तर दे देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अब देखिए अकबर बहुत ही इत्मीनान से मतलब बहुत ही आराम से बैठ गए। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि आसपास में जो मौजूद दूसरे संगत राज उन्हें बड़े ही कौतूहल से देख रहे थे और आसपास के जितने भी मतलब व्यक्ति थे उन्हें बहुत ही आश्चर्य होकर सबके उन्हीं की तरफ देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को सही नहीं तराश रहा था। ही नहीं तराश रहा था बल्कि अपनी तरफ से उनमें कुछ जोड़ रहा था, मतलब कुछ न कुछ उसमें नया जोड़ देता था, नया डिज़ाइन ऐड कर देता था, जिससे वह डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने का अंदाज को देखकर अकबर धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाना में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। इन कारखाने में मेरे सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। के बाद देखिए जैसे ही मतलब वो बादशाह अकबर बोलते कि तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे और तुम एक दिन मेरे कारखाना में काम करोगे, तो ये मतलब केशव को पता नहीं था कि कैसा कारखाना है, कारखाना क्या होता है। तो मतलब ये बोल रहे कि एक बार ये महल तैयार हो जाने दो, फिर लोग मतलब यहाँ पर आकर रहने लगेंगे, तब मैं यहाँ पर कारखाना बनाऊँगा और यहाँ पर मेरे मतलब राज्य में जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं वो यहाँ पर आकर काम करेंगे, जैसे कि चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगत राज, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी यहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। देखिए अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। अब देखिए केशव पूछता है, हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने अपनी बड़ी उत्सुकता से पूछा, मतलब बहुत ही खुश होकर पूछा, मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत राष्ट्रों के बीच केशव की धूम मची रही। मतलब हो रहा कि जो संगत राष्ट्र अगल बगल में थे सबको ही उनसे आकर पूछ रहे थे कि अरे बादशाह अकबर तुमको क्या बोल रहे थे, तुमसे क्या कह रहे थे, मुझे भी बताओ। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहता था। रात हो चली, केशव बहुत थका हुआ था पर आंखों में नींद कहा और धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों पर टिकाकर केशव ने धीरे धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह अकबर के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर भी वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया कि हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होगी। शाहजादा सलीम मुराद दनियाल। केशव ने चाहते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव
उन्नदी आवाज़ में बोला, मतलब नींद की आवाज़ में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है, मतलब वो हूँ करके, मतलब नींद की आवाज़ में जैसे बोला तो पिताजी को लगा कि ये सो गया है और उसका बेटा सच में सो गया था। आशा करते हैं आप लोगों को यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारे पढ़ाने की अंदाज अच्छी लगती है, हमारी पढ़ाई समझ में आती है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सबको भी शेयर कीजिए। मैं प्रदीप मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।